नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि आने वाला कोई पेपर 1 का एग्जाम है, आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के किसी अपकमिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं वेयर वॉज एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड। तो बोलते हैं कि 2025 की जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई वो कहाँ पर आयोजित की गई। तो देखिए 2025 में जो एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई, वो जो है वो अम्मान जॉर्डन कंट्री में जो है उसको आयोजित किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अम्मान जॉर्डन कंट्री में इसको होस्ट किया। ये तो हो गया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की है, ये 2025 की है ये। इससे पहले 2024 की भी जो है वो हो चुकी है। और 2024 की जो ये रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसको बिशकेक किर्गिस्तान में जो था वो होस्ट किया गया था। अब इंडिया के द्वारा यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो अलग अलग मेडल जीते गए। जब तक एक पूरा कंप्लीट लेटर नहीं आ जाता तब तक अभी तक उसको होल्ड में रखते हैं। जब कंप्लीट डाटा आ जाएगा तो कंप्लीट डाटा भी डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी मेडल टैली में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से तो वो आपको पता चल सके। जब भी आप देखते हैं ओलंपिक गेम्स में, पैरालंपिक गेम्स में या फिर एशियन गेम्स में, तो वहाँ पर भी जो है वो हमारे कुश्ती में, रेसलिंग में जो है बहुत सारे मेडल जो है वो आते ही आते हैं। तो यहाँ से इतना ही ध्यान रखेंगे फिलहाल एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की भी और 2024 की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो ये एक्सरसाइज है एक सी ड्रैगन। बोलते हैं सी ड्रैगन, इनके सागर ड्रैगन कर 2025 की एक्सरसाइज किस कंट्री के द्वारा जो था वो होस्ट की गई। इस एक्सरसाइज को जो था वो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ने जो था वो इस एक्सरसाइज को जो था वो होस्ट किया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस तरह की हमारे पास और भी एक्सरसाइजेज जो है वो हुई हैं। अब कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हुई हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई हैं, उन सभी एक्सरसाइज को जो है वो एक बार रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में जब हमने पिछले कल रिवीजन किया था तो हमने एक एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन पढ़ी थी। डेजर्ट साइक्लोन जो है वो इंडिया और यूएई के बीच में जो है ये एक्सरसाइज जो है वो होती है। वैसे ही एक्सरसाइज खंजर भी होती है। एक्सरसाइज खंजर जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो है वो होती है। वैसे ही एक्सरसाइज साइक्लोन भी होती है। एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो है वो होती है। इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान के बीच में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में। एक्सरसाइज लेमाइते होती है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेमाइते जो ये एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और सेचल्स आइलैंड के बीच में जो है वो होती है। सेचल्स आइलैंड है एक, इंडिया और सेचल्स के बीच में जो है ये होती है। एक्सरसाइज जो डस्टलिंक है, एक डस्टलिंक कर भी एक्सरसाइज है, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है वो होती है। एक्सरसाइज शक्ति जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में होती है। वज्र प्रहार ये भी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो है वो होती है। हरिमाऊ शक्ति कर एक एक्सरसाइज आती है, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में जो है वो होती है। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि नेपाल हो गया, नेपाल के साथ इंडिया सूर्य किरण कर एक एक्सरसाइज जो है वो करता है। चाइना के साथ इंडिया की बाउंड्री लगती है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता है। वैसे ही जो है वो बांग्लादेश के साथ भी क्या कोई एक्सरसाइज की जाती है, तो बांग्लादेश के साथ भी इंडिया जो है वो एक्सरसाइज करता है। उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज बोंगो सागर। बोंगो सागर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। और बोंगो सागर के अलावा भी जो है वो एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया बांग्लादेश के साथ करता है, जैसे कि संप्रीति एक्सरसाइज हो गया। संप्रीति एक्सरसाइज ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। इंडिया अगर बॉर्डर वाइज हम बात करेंगे तो इन टर्म ऑफ लैंड बाउंड्री जो है वो इंडिया सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही जो है वो लगाता है। इतना सब यहाँ से हमने जान लिया, ये काफ़ी है जानने के लिए एक्सरसाइजेज के बारे में। एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन ऐसा है कि सीधे रूप से ये एग्जाम में बनता है, तो इतना रिवाइज करने के लिए काफ़ी था। आगे बोलते हैं हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसके द्वारा जीता गया। ये जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है 2025 का, ये जो है वो किसके द्वारा जीता गया, ये गुंतुर ब्लॉस्ट के द्वारा जीता गया। ये ऑप्शन सी जो है वो इनका सही आंसर होगा। अब इनके द्वारा ये प्राइज जो था वो जीता गया। ये वाटर प्राइज 2025 का पहले तो क्यों चर्चा में आया वो जानना ज़रूरी है। वाटर प्राइज इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वाटर डे जो है वो अभी मनाया गया। वाटर डे मनाया गया 2025 में। कब मनाया जाता है, इसी महीने यानी कि मार्च के महीने में ही मनाया गया। वाटर डे जो है वो 22 मार्च को जो है वो प्रत्येक साल मनाया जाता है। टेलीग्राम पर भी इसका क्यूज डाला था। 22 मार्च को मनाया गया, चलो ठीक है। 2025 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, 2025 में इसकी थीम रखी गई थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कर ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कर जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम और ये मनाया कब जाता है, वाटर डेज 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम ग्लेशियर प्रिजर्वेशन थी और
जब हमने टेलीग्राम पर इसका क्यूज डाला था ना, तो सिर्फ 37% लोगों ने ही इसका सही आंसर दिया था, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कर इसकी थीम का। और इम्पोर्टेंट डे का जो 22 मार्च था, 22 मार्च 72% लोगों ने सही टिक किया था। परंतु थीम अब ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ 30% लोगों को इसकी थीम पता थी, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसकी थीम है, तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसकी थीम पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसा क्या हमने कोई और भी इंपॉर्टेंट प्राइज़ पढ़ा है लेटेस्ट एडिशन में अपने उत्तीर्ण सीरीज़ की? तो बिल्कुल, हमने P28 की जो हमारी इससे पहले वाली एडिशन थी उसमें भी हमने एक प्राइज़ जो था वो पढ़ा था। तो उसमें हमने जनपीठ अवार्ड पढ़ा था, ज्ञानपीठ अवार्ड भी इसको बोलते हैं। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड हमने लास्ट एडिशन में पढ़ा था, ये किसको दिया गया था? ज्ञानपीठ अवार्ड जो था वो विनोद कुमार शुक्ला को जो था वो दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ला को जो था वो 59 नंबर का जो था वो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। और कहाँ से ये संबंध रखते हैं विनोद कुमार शुक्ला? तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट से जो है वो संबंध रखते हैं। तो छत्तीसगढ़ स्टेट इनका हो गया, ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार हो गया, वाटर डे हो गया, उसकी थीम हो गई, वो सारे इवेंट्स हमने एक साथ जो था वो यहाँ पर जोड़ लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं विच स्टेट वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो बोलते हैं कि नेवा कर ये है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। बोलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो नेशनल जो ई विधान एप्लीकेशन है इसको इम्प्लीमेंट करने वाला नागालैंड जो है वो पहला राज्य बना है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड की सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसने जो है वो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया है। नागालैंड को एक स्टेट के रूप में कब फॉर्म किया गया था? 1963 में इसको स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था। और नागालैंड इंडिया का 16th यानी कि 16वें नंबर का जो था वो स्टेट जो था वो बना था। ये बात पता चलती है नागालैंड के बारे में। नागालैंड में टोटल नंबर ऑफ कितनी विधानसभा सीट्स जो है वो आती हैं? तो नागालैंड में अगर हम विधानसभा सीट्स की बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी विधानसभा सीट्स आती हैं, नागालैंड में 60 विधानसभा सीट्स आती हैं, 60 यहाँ पर विधानसभा सीट्स जो हैं वो आती हैं। अब जब पेपर 1 की हम बात करते हैं तो पेपर 1 में मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि नागालैंड कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो सब पूछा जाता है। यहाँ पर देखो ये है छोटा सा स्टेट एक नागालैंड कर नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा में जो है वो स्थित है, यहाँ पर इसकी कैपिटल है। ये जो है वो एक तो मणिपुर के साथ यहाँ पर बाउंड्री लगाता है, असम के साथ लगाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाता है और यहाँ पर मिजोरम के साथ भी जो है ये बाउंड्री लगाता है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो ये म्यांमार के साथ भी जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है। म्यांमार को बर्मा भी जो है वो बोलते हैं। तो नागालैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, म्यांमार के साथ ये बाउंड्री लगाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछता है कि कौन सी डायरेक्शन में लगाता है, तो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन आती है, तो ईस्ट डायरेक्शन में ये लगाता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो ऊपर की तरफ नॉर्थ में जो है बाउंड्री शेयर करता है, असम जो है वो वेस्ट में जो है वो बाउंड्री लगाता है और मणिपुर जो है वो साउथ में जो है वो बाउंड्री लगाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अलग अलग बाउंड्री जो है वो लगती हैं। मैंने शायद मिजोरम यहाँ पर बोल दिया होगा, परंतु ये मणिपुर है जो बाउंड्री नीचे की ओर लगाता है। मिजोरम नागालैंड के साथ बाउंड्री नहीं लगाता, ये आपने ध्यान रखना था। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये नागालैंड बाउंड्री शेयर करता है? मणिपुर के साथ नीचे को करता है, बाकी ठीक था सारा। तो इतना सब यहाँ से हमें जो है वो जानने को मिलता है, डिटेल में हमने जान लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, बोलते हैं रिसेंटली GSAT-18 वॉज सीन इन न्यूज़, व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज दैट। तो बोलते हैं GSAT-18 अभी चर्चा में था। बोलते हैं GSAT-18 कर ये चर्चा में था। GSAT-18 जो है वो अभी चर्चा में था, ये किस तरह का उपग्रह है? तो बोलते हैं GSAT-18 अभी चर्चा में था, ये जो है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम GSAT की सबसे पहले बात करते हैं तो GSAT-18 जो है इसका पूरा नाम होता है जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट, ये पहले ध्यान रखें। अब GSAT-18 के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले एकत्रित करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। GSAT-18 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको इसरो के द्वारा ही जो है वो लॉन्च किया गया है, ये आप पहली बात ध्यान रखें। इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो था एराइन 5 VA231 रॉकेट, और इसको जो लॉन्च किया गया था लॉन्च व्हीकल से वो फ्रेंच गुयाना में जो था वो किया गया था, ये ध्यान रखना है। और इस मिशन की जो लाइफ रहेगी, मतलब कितने देर तक ये टिका रहेगा, कितने सालों तक, 2032 तक ये टिका रहेगा, लगभग 15 ईयर जो है वो इसकी लाइफ है। तो इतना यहाँ से जानना ज़रूरी था। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं इसरो की, क्योंकि पेपर 1 में हमने इसरो के क्वेश्चंस भी जो है वो देखे हैं। इसरो का एक क्वेश्चन में बार बार हर वीडियो में ही रिवाइज हो जाता है कि इसरो के नए चेयरमैन जो है वो कौन बने हैं। तो डॉक्टर वी नारायणन जो है वो इसरो के नए चेयरमैन जो है वो बने हैं। इसरो की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसरो की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसरो की स्थापना जो था वो 1969 में जो था वो की गई थी। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? अगर हम इसरो की हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में जो है वो आता है। तो इसका हेडक्वार्टर भी पता चल गया, इसकी स्थापना कब की गई थी वो भी पता चल गया।
ये जो GSAT-18 है इसके बारे में, इसका लॉन्च व्हीकल जान लिया, किसने इसको बनाया, इसरो के द्वारा, ठीक है, किस तरह का ये सैटेलाइट है, GSAT की फुल फॉर्म, इतना ही बनेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, घुमा फिरा कर भी बनता है, तो इतना यहाँ से कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 की, हाई कोर्ट के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम, या राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फुल हो चुका है। स्लॉट 2 में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके और प्रॉपरली आप रिवीजन कर सकें। पेपर से पहले एटलीस्ट 4-5-6 बार तो रिवीजन होना ही चाहिए अच्छे से। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही फ़ायदा है, अपनी कमियों के ऊपर जितना काम करेंगे उतना ही फ़ायदा है। तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज के ग्रुप में भी खुद को ज़रूर ऐड करवा लेना। अगर वैसे तो आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, अगर नहीं हुए हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साकार टैक्सी इनिशिएटिव। तो ये साकार टैक्सी एक जो है वो इस तरह का इनिशिएटिव चलाया गया है। बोलते हैं साकार टैक्सी पहल का उद्देश्य क्या है। ये जो साकार टैक्सी एक पहल चलाई गई है, इसका जो उद्देश्य है वो है एलिमिनेट कमीशन डिडक्शन बाय द थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स फॉर ड्राइवर्स। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, होता इस तरह से है, जब भी कोई टैक्सी आप बुक करवाते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी कमीशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। थर्ड पार्टी कमीशन रहता है तो उससे जो है वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। अब देखो, जैसे कि ओला से टैक्सी बुक होती है, ऊबर से टैक्सी बुक होती है, तो एक तरह का अल्टरनेटिव जो है ये सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। थर्ड पार्टी कमीशन से बचने के लिए भी एक सही ग्राउंड है। ये जो सर्विस है ये 2 व्हीलर को भी कवर करेगी, 2 व्हीलर टैक्सीज जो होती हैं उनको भी कवर करेगी, ऑटो रिक्शा को, 4 व्हीलर टैक्सीज को कवर करेगी, तो इन सबको जो है ये कवर करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है ना, साकार टैक्सी इनिशिएटिव, इसके बारे में बात की गई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अमित शाह ने इसकी बात की, तब ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर तो है ही हैं, इसके अलावा उनके पास कौन सी और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो अमित शाह के पास यूनियन होम मिनिस्ट्री तो है ही है, परंतु मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी वो हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी यही हैं। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव है या फिर कॉपरेशन मिनिस्टर हैं ये बने हुए, तो ये मिनिस्ट्री कब स्थापित की गई थी, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री जो है वो पहले नहीं होती थी, अभी कुछ टाइम पहले ही जो है वो इसको स्थापित किया गया है। 2021 में जो था वो इस मिनिस्ट्री को बनाया गया था, 6 जुलाई 2021 को इसको बनाया गया था। ज़्यादा पुरानी ये मिनिस्ट्री है नहीं। जब भी कोई इस तरह की नई मिनिस्ट्री बनाई जाती है, इस तरह से कोई भी नया काम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने ज़रूर ध्यान रखना होता है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी ना ये कैग का ऑफिस जो था वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कैग का ऑफिस चर्चा में क्यों आया, एक तो दिल्ली में जब नई सरकार बनाई गई, जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता, उनकी अध्यक्षता में, तो उन्होंने कहा कि हम कैग की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। हिमाचल में भी कैग की रिपोर्ट थोड़ी सी चर्चा में आई थी। तो बोलते हैं कि ये जो ऑफिस ऑफ कैग है ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो ये ऑफिस ऑफ कैग जो है वो आर्टिकल नंबर 148 के तहत जो है वो आता है, आर्टिकल नंबर 148 के तहत आता है। अगर हम बात करते हैं ऑफिस ऑफ कैग के बारे में, ऑफिस ऑफ कैग जो है, अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। अब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, कितने टाइम के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, कितना टेन्योर इनका रहता है। तो इनका जो टेन्योर रहता है वो 6 ईयर और अप टू 65 ईयर्स, या तो 6 ईयर इनका कार्यकाल माना जाएगा, या फिर 65 ईयर्स तक, जब तक ये नहीं हो जाते तब तक इनका कार्यकाल जो है वो माना जाएगा। इनसे जो रिलेटेड आर्टिकल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। एक तो आर्टिकल नंबर 148 आता है, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को ड्यूटीज दी जाती हैं, पावर दी जाती हैं, वो कौन से आर्टिकल में आती हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 149 में जो है वो आती हैं। वैसे ही जो है वो इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो आर्टिकल नंबर 151 के तहत जो है वो आती है। तो इस तरह के अलग अलग आर्टिकल होते हैं। ये जो आर्टिकल नंबर 148 है ये सबसे ज़्यादा इनमें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148 आपने ध्यान रख लिया। आपने ये भी ध्यान रख लिया कि ये जो कैग है ये कि कौन अपॉइंट करता है, कितने टाइम के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में जो है वो कैग कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि 2025 में जो है वो कौन है, तो वो है के संजय मूर्ति। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। के संजय मूर्ति जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नवंबर 2024 में ये बने थे। तो ये नवंबर 2024 का करंट अफेयर का क्वेश्चन भी जो है वो बनता है। करंट अफेयर तो आपको पता है कि एक एक साल पुराने भी पूछे जा रहे हैं, 5-6 महीने पहले के तो रहने ही दो, परंतु एक एक साल भी पुराने पूछे जा रहे हैं।
तो हर एक एंगल से जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से क्वेश्चन हम बनाएंगे भी, रिवाइज भी करेंगे, जितना हो सकते हैं उतना जानने की कोशिश करते रहेंगे। आगे बोलते हैं यहाँ पर जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस इज इन विच इंडियन स्टेट्स। तो बोलते हैं कि जादूगोड़ा जो यूरेनियम खदान है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस जो है वो झारखंड राज्य में जो है वो स्थित है। अब ये झारखंड में जो है वो जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस जो है वो आती हैं। अगर हम जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस की बात करते हैं तो पहले तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस कहाँ पर आती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि झारखंड में ये आती हैं। दूसरा, जादूगोड़ा जो है वो किस तरह की माइंस के लिए फेमस है। तो ये यूरेनियम की माइंस के लिए जो है वो फेमस है। किसकी? यूरेनियम की माइंस के लिए जो है वो जादूगोड़ा जाना जाता है। और भी हमारे पास अलग अलग तरह की माइंस आती हैं। कौन कौन सी माइंस आती हैं, वो किस किस के लिए फेमस हैं, वो जानते हैं। देखो, झारखंड में ही पहले जो माइंस आती हैं उसमें एक झारिया कोल फील्ड माइन आती है, झारिया कोयले की खदान वहाँ पर आती है। एक बोकारो कोल माइन आती है, वो भी झारखंड में ही जो है वो स्थित है। उसी तरह जो है वो कोदेरमा माइन आती है। ये जो कोदेरमा माइन है ये माइका की इंपॉर्टेंट माइंस जो है वो आती हैं। अच्छा, ये माइंस हो गई यहाँ की। एक गेरवा माइंस के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। गेरवा माइन जो है वो कहाँ पर आती है? देखो, गेरवा माइन जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है वो आती है। छत्तीसगढ़ में ये गेरवा माइन जो है वो आती है। और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में तो ये आती ही आती है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये भी एक कोयले की माइन जो है वो आती है। कोल माइन जो है ये आती है। एक वैसे ही कुसमुंडा कोल माइन भी आती है। कुसमुंडा कोल माइन कहाँ पर आती है? ये भी जो है वो छत्तीसगढ़ में ही जो है वो आती है। ठीक है, ये माइंस पता चल गई आपको। एक कोलार माइन के बारे में पूछा जाता है कि ये कोलार माइन जो है वो कहाँ पर आती है और किसके लिए फेमस है। तो कोलार गोल्ड माइन जो है वो आती है, ये गोल्ड के लिए फेमस है। और ये कोलार गोल्ड माइन आती कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में जो है वो आती है। कर्नाटका में जो है ये गोल्ड माइन जो है वो आती है। ठीक है, तो कोलार माइन के बारे में पता चल गया, गेरवा माइन के बारे में पता चल गया। और बाकी जो मैंने माइंस बताई वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी। उन सभी माइंस के बारे में आपने ध्यान रखना था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया इस। तो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की जो प्रमुख सहायक नदी यहाँ पर इंडिया में बनती है वो कौन सी बनती है? तो इनमें से जो है वो धनसिरी कर एक ब्रह्मपुत्रा की जो है वो प्रमुख सहायक नदी जो है वो आती है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी इंपॉर्टेंट है और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। और ये निकलती कहाँ से है? तो ये भी कैलाश रेंज मानसरोवर लेक के समीप जो है एक चेमायुंगदुंग ग्लेशियर आता है, जहाँ से ये जो है वो निकलती है। लगभग 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। और उसको जो है वो तिब्बत में जो है वो अलग नाम से जाना जाता है। इसको शांगपो नाम से जो है वो तिब्बत में जाना जाता है। ये ध्यान रखें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि तिब्बत में इसको शांगपो नाम से जो है वो जाना जाता है। शांगपो नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। और इसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज बनती है, जैसे कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में जो है वो बुरी दिहिंग आता है। धनसिरी एक जो हम पढ़ रहे हैं, ये धनसिरी जो है उसकी ट्राइब्यूटरी है और ये साउथ में आती है। इसकी और भी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। सुभानसिरी इसकी सहायक नदी है। मानस इसकी सहायक नदी है। सनकोस इसकी सहायक नदी है। मानस की हम बात कर रहे हैं तो मानस एक नेशनल पार्क भी आता है। ये मानस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर आता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो मानस नेशनल पार्क जो है वो असम स्टेट में आता है। और मानस किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की जो है वो सहायक नदी है। ये जब बांग्लादेश में उसके बाद एंटर कर जाती है तो बांग्लादेश में ये तीस्ता नदी को जो है वो ज्वाइन कर लेती है। और बांग्लादेश में तीस्ता को ज्वाइन कर लेती है तो इस नदी को वहाँ पर जमुना नाम से जो है वो फिर जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। तिब्बत में इसको शांगपो, जमुना इसको बांग्लादेश में जाना जाता है। इसकी प्रमुख रूप से जो सहायक नदियाँ हैं वो भी हमने यहाँ पर लगभग जान ही ली। तो ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर कवर होगी। हमने सारा यहाँ से डिटेल से भी जान लिया, इतना काफ़ी है जानने के लिए। यहाँ से आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं वर्ल्ड थिएटर डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड थिएटर डे भी मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस भी मनाया जाता है। अब ये वर्ल्ड थिएटर डे कब जो है वो मनाया जाता है? तो ये मार्च महीने में ही मनाया जाता है। मार्च महीने की 27 तारीख को ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। वर्ल्ड थिएटर डे की थीम भी तो इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम इस बार क्या रखी गई थी? इसकी थीम जो रखी गई थी अभी 2025 में, इसकी थीम जो रखी गई थी वो थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस जो था वो रखी गई थी। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ इसको, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेज मैंने बताया है आपको कि हम टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो पता चल गया। वैसे ही हमारे पास थिएटर की तो बात हो रही है, रेडियो डे भी तो मनाया जाता है। रेडियो डे जो है वो कब जो है वो मनाया जाता है? ये फरवरी महीने में जो है वो मनाया जाता है। और
फरवरी महीने की 13 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। फरवरी महीने की कितनी तारीख को? 13 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। रेडियो डे 2025 की थीम क्या थी? रेडियो डे 2025 की थीम थी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। तो रेडियो और क्लाइमेट चेंज उसकी थीम थी। हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज जो है वो कौन कौन से मनाए जाते हैं। अब मार्च महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए उनकी ही हम बात करेंगे सबसे पहले। तो मार्च महीने में जो है वो सबसे पहले जो हमने इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं, हमने 3 मार्च पढ़ा था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो था वो मनाया गया 3 मार्च को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। हमने 3 मार्च के बाद जो था वो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे पढ़ा था। इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। मार्च महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे ये आता है। एक हमने पाई डे पढ़ा था। पाई डे हमने मार्च महीने की 14 तारीख को जो था वो पढ़ा था। 15 मार्च को हमने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे पढ़ा था। 16 मार्च को हमने नेशनल वैक्सीनेशन डे पढ़ा था। टेलीग्राम पर भी तो शेयर किया गया था। 16 मार्च के बाद जो था वो 21 मार्च को जो था हमने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो था वो पढ़ा था। 22 मार्च को जो था वो हमने वर्ल्ड वाटर डे जो था वो यहाँ पर पढ़ा। हमने जो है वो 23 मार्च को जो था वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी जो था वो पढ़ा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हमने 23 मार्च को जो था वो पढ़ा था। उसके बाद 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो था वो हमने पढ़ा। 27 मार्च को जो था वो हमने वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो पढ़ा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपने ध्यान रखने हैं। ये कब कब मनाए जाते हैं, मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। आगे कोई भी इंपॉर्टेंट डे होगा उसको भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। यहाँ पर ना हम इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज भी करेंगे। हम नोबेल प्राइज़ जो 2024 में दिए गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, उनको यहाँ पर एक बार एक साथ ही रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2024 में जो था वो 2 लोगों को दिया गया। एक का नाम जॉन हॉफील्ड था और एक का नाम जियोफेरी हिंटन था। नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में जो था वो 3 लोगों को 2024 में दिया गया। डेविड बेकर को दिया गया, डेमिस हैसाबिस को दिया गया, जॉन जंपर को जो था वो ये दिया गया। नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में जो था, इकोनॉमिक साइंस में 2024 में जो था ये भी 3 लोगों को दिया गया। डेर्गन एक्मोल्यू को दिया गया, साइमन जॉनसन को दिया गया, जेम्स रॉबिन्सन को जो था ये दिया गया। तो इन लोगों के नाम ध्यान रखने जिनको इकोनॉमिक्स में ये मिला। फिजियोलॉजी जिसको मेडिसिन भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी पूछा है या फिर नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन पूछा है, एक ही बात है। ये 2 लोगों को, एक विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया, गैरी रुकुन को जो था वो दिया गया। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया हांगकांग को, हांगकांग का नाम ध्यान रखना है। नोबेल पीस प्राइज़ जो था वो निहोन हिदियानको को दिया गया, इनका नाम भी ध्यान रखना है। तो ये नोबेल प्राइज़ दिए गए 6 श्रेणियों में ये हमने पढ़ लिए कि किस किस को दिया गया, क्या क्या इनके नाम है, कितने लोगों को कौन से नोबेल प्राइज़ दिए गए। फिलहाल इतना ही है। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो था वो किसको दिया गया था, किस श्रेणी में दिया गया था और कौन से ईयर में जो था वो दिया गया था, वो आप कमेंट कर बताइए। वो एक आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 का निकाला गया। 2025 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा, आप कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए क्या रैंक रहा भारत का। और टॉप में जो 3 कंट्रीज़ हैं उनका नाम भी बता दीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। टॉप की 3 कंट्रीज़ की इस हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप की 3 कंट्री जो था वो कौन कौन थी। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो टेलीग्राम पर आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।